जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं भाई। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ट है, बिल्कुल टारगेटेड और डेडिकेटेड होकर तैयार हो जाओ। आप लोगों का सिलेक्शन बहुत नजदीक है क्योंकि सारे ट्रेडमैन का एग्जाम है वो जुलाई अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर तक फाइनली ज्वाइनिंग आप लोगों को मिल जाएगी और सभी ट्रेडमैन के रिक्रूटमेंट आ चुके हैं। और आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं भाई, जीके के क्वेश्चन है जो बार बार आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं। चाहे आप एसएसबी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ ट्रेडमैन की कर रहे हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन की कर रहे हैं या फिर सीआरपीएफ की कर रहे हैं, चाहे एसएसबी की कर रहे हैं, चाहे असम राइफल की कर रहे हैं, चाहे एसएसजीडी की कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, सभी में जीके का पोर्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है। 25 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले और ये 25 क्वेश्चन बच्चों आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जीके में आप बार बार आने वाले क्वेश्चन से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार भाई सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। फटाफट भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा दबा के भाई। आज बिल्कुल लाइक में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, फटाफट लाइक और फटाफट शेयर कर दीजिएगा और बिल्कुल टारगेटेड हो जाइए। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल टारगेटेड हो जाइएगा भाई, बिल्कुल। सभी को जय हिंद, राम राम। फटाफट सेशन को शेयर कर दे भाई। 100+ होते ही पहला क्वेश्चन शुरू कर देंगे भाई। बिल्कुल सिलेक्शन के लिए, भर्ती होने के लिए जेब में गांधी हो ना हो, जेब में गांधी हो ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। और ये आंधी अगर आपके दिल में है तो आप आराम से, कोई दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। अगर आप टारगेटेड है, आप चाहते हैं कि सर इस बार हर हाल में वैकेंसीज में एक सीट मेरे को पक्की करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, ये मेरा लास्ट मौका है, तो आप आराम से ले सकते हैं भाई। वैकेंसियां काफी बड़ी है, इतिहास का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट आप मान के चलो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। 9000 पद अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है भाई। 9000 वैकेंसी और 75,000 कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। और आप लोगों के लिए सभी टारगेटेड बैच शुरू हो चुके हैं। जिन भी बच्चों को मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके से डर लगता है तो बिल्कुल आज ही बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन में 250+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप टारगेटेड तैयारी करेंगे तो बिल्कुल कम समय में आप बेहतरीन स्कोर कर लेंगे। एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है भाई। इससे बड़ा मौका आपको आगे कभी भी नहीं मिलने वाला। बहुत कम कंपटीशन है, 2020 की वैकेंसी है। और अगर आप टारगेटेड तैयारी करेंगे तो आप आराम से 80+ का स्कोर आंकड़ा है वो भाई पार कर सकते हैं। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करना चाहते हैं तो नया वर्दी बैच आप लोगों के लिए आ चुका है। अगर आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन और ड्राइवर की टारगेटेड और डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से 13 जुलाई तक आपका एग्जाम है और कम समय में आपको वही सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है। नया बैच आपके लिए फौजी बैच शुरू हो चुका है। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पास कर रखा है तो न्यू AK-47 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्सेज में आप लोगों को बता दूं अभी भारी ऑफर चल रहा है भाई। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं भारी ऑफर चल रहा है। ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासें आप लोगों को मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें आपके एप्लीकेशन पे रहेगी। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। जो टॉपिक आपका वीक है उसे आप 1000 बार पढ़ कर इतना मजबूत कर सकते हैं। शॉर्टली पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। और आप सभी को बताया ऑनलाइन टेस्ट आप जब तक नहीं देंगे आप अपने स्कोर को जंप नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के लिए टाइट सीरीज भी अवेलेबल रहेगी और ये सब कुछ नए पैटर्न पर है। चाहे आप किसी भी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, एक ट्रेडमैन के कोर्स से आप सभी ट्रेडमैन के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अभी चल रहा है इन सभी पे भारी ऑफर। सभी कोर्सेज पे मात्र आपको 399 रुपए में मिल रहा है भाई। सभी कोर्स, कोई सा भी आप एक कोर्स परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन से तैयारी करेंगे और रिटर्न पास करेंगे उन सभी को ट्रेड टेस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। फाइनल सिलेक्शन तक एक एक चीज की अपडेट दी जाएगी। बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। अधिक कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाना है, बेस्ट एग्जाम सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, सारे कोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे भाई। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। टारगेट याद रखना भाई, जीके में जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो टारगेट 18+ का, 18+ का टारगेट है भाई। 25 में से देखते हैं कितने बच्चे 18+ का टारगेट पूरा कर पाते। टारगेट हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा मेरे भाई। जब तक टारगेट बड़ा नहीं रखोगे तो आप आसपास में नहीं पहुंच पाएंगे। अक्सर होता है एग्जाम देके जब सेंटर से बाहर निकलते हैं लगता है सर इस बार तो मेरे 85+ क्वेश्चन सही है,
लेकिन जब आंसर की आती है तब रियलिटी है वो सामने आ जाती है, पता चलता है कि मेरे तो 60 क्वेश्चन सही है और कट ऑफ है वो 62 पे चली जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास में कमेंट करते हैं कि सर सीआईएसएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी, 85 प्लस चली जाएगी। भाई कैसे जाएगी 85 प्लस? अगर आप 80 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो 85 प्लस स्कोर कैसे जा सकती है? लेकिन 80 तक, 75 80 के बीच में आप लोगों का स्कोर आ रहा है तो बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई इस बार। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट बताते जाना और भाई सेशन को शेयर करते जाना। 200 प्लस का टारगेट है भाई आज की क्लास में। क्वेश्चन है भाई, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी ट्रेडमैन और ड्राइवर के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं चाहिए भाई। जीके में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर जंप करेगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली, वह कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन है दुनिया का पहला बेड़ा उन्होंने लॉन्च कर दिया भाई। ऑप्शन है आपका जापान, ऑप्शन बी आपका चीन, ऑप्शन सी आपका जर्मनी या ऑप्शन डी आपका रूस। कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का पहला बेड़ा है वो लॉन्च कर दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आगामी एग्जाम के लिए। और भाई सेशन को शेयर करते जाओ, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला, सेशन को शेयर करना पड़ेगा। और देखो लाइक में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई, बता दो देखिए फटाफट। बहुत अच्छी बात है, देखो एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है भाई अभी तक, याद रखना। देखो ये जर्मनी याद रखना, एग्जाम में पूछा है, आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो यात्री ट्रेन है दुनिया का, पहली यात्री ट्रेन, ये दुनिया का पहला जिस क्वेश्चन में आ जाता है वो क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए खास तौर से ड्राइवर ट्रेडमैन वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई। क्वेश्चन सी किन का आया है? बहुत अच्छी बात है, रावड़ी अश्विनी यादव, नीरज कांत सिंह, बहुत अच्छी बात है। सी जिन का आया बिल्कुल सही, जर्मनी याद रखना, जर्मनी ने पहला हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का बेड़ा लॉन्च कर दिया है। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, फटाफट करते हैं सारे क्वेश्चन। डोगर बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा भाई, अगर आपने ज्योग्राफी में सही से ध्यान से पढ़ा है तो सर ने आपको पढ़ाया भाई। डोगर बैंक कहां स्थित है? ये डोगर बैंक है, ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी आपका प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी आपका आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी आपका हिंद महासागर में। डोगर बैंक काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई, पहले भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट बता दो भाई क्या होगा? डोगर बैंक बता दो। देखिए डोगर बैंक है वो कहां पर स्थित है? सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दो। देखिए फटाफट भाई, बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों का बिल्कुल बी बता रहे, काफी बच्चे गलत नहीं करना भाई, गलत नहीं करना है। जो बी बता रहे हैं गलत कर रहे भाई, बी बिल्कुल नहीं होगा। बी बता रहे हैं गलत कर रहे हैं भाई, बी नहीं होगा भाई, किसी भी हाल में नहीं होगा बी। जल्दी से बता दो फटाफट सभी के पास में। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई। देखो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों का ए आ रहा है, जो ए बता रहे बिल्कुल सही। देखो ये डोगर बैंक कहां पर है? ये अटलांटिक महासागर में। कहां पर है? अटलांटिक महासागर। ये डोगर बैंक आखिर क्यों कहा जाता है और क्यों प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ये दोनों क्या करती है? ये आपस में मिलती है। और आप सभी को पता है जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है वहां पर मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मछली के अनुकूल सबसे अच्छी स्थिति वहां पर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया भाई। डोगर बैंक है वो किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है और यहां पर सबसे ज्यादा मछली के अनुकूल दशाएं पाई जाती है। और ये जो डोगर बैंक है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? अटलांटिक महासागर में स्थित है। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल सी को लैग किया जाए नहीं होगा भाई, सी को लोग कैसे कर दे, इसका राइट आंसर ए होगा। तो भाई सेशन को शेयर करते रहो, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं चाहिए भाई इसका। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते। क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम बताना भाई। सर्वाधिक मतदाता। जय हिंद गुरुजी, बिल्कुल जय हिंद भाई सभी को। सेशन को शेयर भी करते रहो भाई साथ साथ में। और बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा मत देने वाले, वोट देने वाले लोग हैं? जनसंख्या नहीं पूछिए भाई, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जनसंख्या नहीं पूछिए, बात आ रही है यहाँ पर मतदाताओं वालों की। किसकी आ रही है? मतदाताओं की बात आ रही है। और सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश पूछा गया है। देखो अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं भाई। ऑप्शन ए आपका भारत है, ऑप्शन बी आपका चीन है, ऑप्शन सी आपका अमेरिका है, ऑप्शन डी आपका ब्रिटेन है। बिल्कुल
बी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। बी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। याद रखना, अगर सर्वाधिक मतदाताओं की बात आ जाती है तो भारत सबसे बड़ा मतदाताओं वाला देश है भाई। भारत सबसे ज्यादा मत देने वाले लोग हैं वो भारत में ही है। ए राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका, बिल्कुल। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। अब रजत क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? अब देखो इससे कितने क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वही सारे क्वेश्चन लेके आता हूं मैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए भाई, इंपॉर्टेंट है। बताओ देखिए क्वेश्चन क्या है, रजत क्रांति। क्या है भाई? रजत क्रांति। रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे? ऑप्शन ए आपका तिलहन से, ऑप्शन बी आपका अंडा से, ऑप्शन सी आपका मछली से, ऑप्शन डी आपका दूध से। रजत क्रांति पूछिए भाई, क्या पूछिए? रजत क्रांति पूछिए। ये रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है भाई? फटाफट बता दो, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं चाहिए भाई, इसका बता दो देखिए फटाफट। बहुत अच्छी बात भाई, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, काफी बच्चों का सही आ रहा है, काफी बच्चों का गलत आ रहा है, काफी बच्चों का सही भी आ रहा है, काफी बच्चों का गलत भी आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का सही आ रहा है और 50% बच्चे गलत भी दे रहे हैं। याद रखना, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो भाई अंडा से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से संबंध है। किससे संबंध है भाई? अंडा से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? पीली क्रांति। याद रखना, तिलहन से भाई, बहुत बार पूछा है। पीली क्रांति, कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। ये याद रखना, आपका आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। अंडा किससे है? तो ये रजत क्रांति है। कौन सी क्रांति है मेरे भाई? रजत क्रांति है। अगर आपको पूछ ले मछली का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? मछली का उत्पादन। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखो नीली क्रांति। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। नीली क्रांति, याद रखना, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगर आपको श्वेत क्रांति पूछे, श्वेत क्रांति, तो ये याद रखना, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दुग्ध क्रांति का सभी को पता है, लेकिन अगर आपको नीली क्रांति या रजत क्रांति या पीली क्रांति में से पूछा जाता है तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई। बता दो, देखिए सभी का आ गया, बहुत अच्छी बात है भाई, बी आ गया सभी का। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया भाई, ट्रेडमेन और ड्राइवर में। क्वेश्चन कैसा है एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? किसी राष्ट्र का या किसी देश का, किसी राष्ट्र या किसी देश का जो वास्तविक उसका जीवन स्तर कैसा है भाई, उसका वास्तविक जो जीवन स्तर कैसा है उसका मूल्यांकन या आकलन है वो किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है मेरे बच्चे? किसके आधार पर किया जाता है? बहुत बार पूछा गया भाई। ऑप्शन है आपका सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा, ऑप्शन बी आपका निवल राष्ट्रीय आय के द्वारा, ऑप्शन सी आपका प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, ऑप्शन डी आपका परियोज्य निजी आय के द्वारा। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का जो आकलन है वो किया जाता है भाई, किसके आधार पर किया जाता है? बता दो, देखे एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आ रहा सभी का, बिल्कुल सही आ रहा भाई। देखो प्रति व्यक्ति आय, याद रखना, अगर जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी उसका जीवन स्तर भी काफी ऊंचा होगा, उच्च होगा। प्रति व्यक्ति आय जिस देश में ज्यादा होगी उसका जो जीवन स्तर है वो कैसा होगा भाई? वो ऊंचा होगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। जिनका सी आया है बहुत अच्छी बात है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो ये क्वेश्चन कई बार कई टाइप से एग्जाम में पूछ लिया गया, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अगर एग्जाम में आपको ऐसे पूछ ले कि संविधान का हृदय और आत्मा है वो किसने कहा था भाई? संविधान को हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था भाई? ऑप्शन ए आपका समानता के अधिकार को कहा था, ऑप्शन बी आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार को कहा था, ऑप्शन सी आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, ऑप्शन डी आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को कहा था।
अब देखो एग्जाम में किस किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये 10-15 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वही मैं सारे क्वेश्चन लेके आता हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लासें अगर आपने नहीं ली है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी की, साथ ही ओल्ड पेपर है उनकी भी बना दिया गया है यहाँ पर प्लेलिस्ट यूट्यूब पर, तो जाके प्लेलिस्ट से वो क्लासें आप जरूर ले लेना, काफी हद तक आपको मदद मिलेगी भाई। बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट सभी बताते जाओ भाई, बताते जाओ फटाफट। सी आ रहा भाई, काफी बच्चों का सी आंसर आ रहा है, बता दो। देखिए सी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, देखो सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। सी याद रखना, सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा भाई, आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद है? अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा है, वो किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद को कहा था? पूछा गया क्वेश्चन है भाई, पहले भी पूछ लिया गया क्वेश्चन, तभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भाई। पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, किस को कहा जाता है भाई? तो आर्टिकल 32 याद रखना। कौन सा भाई? आर्टिकल या अनुच्छेद 32। ये आर्टिकल 32 है, यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें इसको हृदय और आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आर्टिकल जो 32 है आपका, उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो आर्टिकल 32 के अंदर में आता है। किसके अंदर में? आर्टिकल 32 में। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इंसुलिन। इंसुलिन स्रावित होता है। देखो ये बायोलॉजी से, साइंस से पूछा गया क्वेश्चन है भाई। इंसुलिन स्रावित होता है भाई, कहां से स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है, कहां से होता है? ऑप्शन ए आपका यकृत से होता है, ऑप्शन बी आपका तिल्ली से होता है, ऑप्शन सी आपका अग्नाशय से होता है, या ऑप्शन डी आपका गुर्दे से होता है। पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बता दो। देखिए इंसुलिन से स्रावित होता है भाई। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं कितनी तैयारी आप लोगों की। सी आ रहा है, अभी भी काफी बच्चों का ए आ रहा है भाई, बी आ रहा है। बिल्कुल ए और बी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखो ए और बी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखो ये इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन करता है, ये शुगर को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है भाई? शुगर को नियंत्रित करता है। शुगर को नियंत्रित करता है। अगर शुगर नियंत्रित नहीं होती है तो उसे क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। तो इसका महत्वपूर्ण काम यही होता है इंसुलिन का, कि वो क्या करता है, जो शुगर होती है शरीर में, रक्त में, वो उसको नियंत्रित करता है। अगर ये ज्यादा हो जाती है तो उसे डायबिटीज हो जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। अब देखो सी जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इंसुलिन है वो अग्नाशय से स्रावित होता है भाई। कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। और ये इंसुलिन है, ये जो शरीर में शुगर होता है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और शुगर की मात्रा बढ़ने से उसे क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। याद रखना भाई इतनी चीजें। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। शर्करा में क्या क्या पाया जाता है? अब देखो जो भी क्वेश्चन साइंस से पूछे गए वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं भाई आपके लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बताओ। देखिए फटाफट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। शर्करा में क्या क्या पाया जाता है? जो शर्करा होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आपका कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। शर्करा में क्या क्या पाया जाता है भाई? बता दो। देखिए फटाफट बता दो, सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। बता दो। देखिए सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है भाई। बी आ रहा सभी का, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बी आ रहा, सही आ रहा। देखो शर्करा में क्या पाया जाता है? शर्करा में कार्बन पाया जाता है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके साथ ही ऑक्सीजन पाई जाती है। याद रखना आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले एग्जामिनर कि शर्करा में क्या पाया जाता है मेरे भाई, तो शर्करा में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। 3 चीजें पता होगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई आपका।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आ चुका भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया, लेकिन हर बार अलग तरीके से पूछा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं। क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देख लेना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना एक बार। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखो भाई, ड्राइवर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारी वैकेंसी आ चुकी है। कम से कम 2-3 साल इंतजार आपको करना पड़ सकता है, इससे बड़ा मौका नहीं है भाई। एसएसबी में ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है, सीआरपीएफ में आ चुकी है, सीआईएसएफ में आ चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट। और एसएसबी में नई वैकेंसी भी आ चुकी है ड्राइवर के लिए, और ट्रेडमैन के सभी रिक्रूटमेंट आ चुके हैं। अगर आप टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर मैथ कमजोर है और कम समय में मेरे को 70-75 प्लस तो स्कोर करना ही है, तो आज ही बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है, एक एक बच्चे का कंसेप्ट तैयार करवाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इनमें जो पढ़ाया जा रहा है वो वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम में आज तक पूछी गई है भाई। उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा मैथ, रीजनिंग, हिंदी में, तभी तो भाई 75 प्लस 80 प्लस का टारगेट पूरा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी तक अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है, टारगेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक एक एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाता है, और सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज आपकी क्लासें चल रही है भाई। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम डाउनलोड कर लीजिएगा, और अभी सभी कोर्सेज पे भारी ऑफर चल रहा है, मात्र 399 रुपए में मिल रहा है। तो ये कुछ ही समय के लिए आपको ऑफर दिया गया है, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं भाई। बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बता दो क्वेश्चन नंबर 9। एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं चाहिए भाई। ए आ रहा सभी का? बिल्कुल ए होगा गुरुजी, बहुत अच्छी बात है भाई, ए होगा, बिल्कुल सही है भाई, ए ही होगा। क्या होगा? देखो, शरीर में विटामिन डी, अगर आपको पूछ ले कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। क्या, कौन सा रोग हो जाता है भाई? सूखा रोग हो जाता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल ए होगा गुरुजी, बिल्कुल ए होगा भाई सभी का। देखो क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से शरीर में जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाती है, और इसके लिए डॉक्टर से सलाह ली जाती है। डॉक्टर यही बोलता है कि दूध का सेवन करो, अनाज अच्छे से खाओ, खाना वगैरह ध्यान से खाओ, मीट मछली ऐसी चीजें बताई जाती है। तो ये इनके स्रोत होंगे भाई। क्या होंगे? ये इनके स्रोत होंगे। तो यहां पर शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? सूखा रोग हो जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भाई, कोबाल्ट वाला क्वेश्चन कई बार और कई तरीके से पूछ लिया गया एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देख लेना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन उनको आता है, आंसर भी आता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, वो गलत कर देते। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना भाई। क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देख लो। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब ये शब्द आप जो देख रहे हैं, ये कई तरीके से लिखा जाता है भाई, कई तरीके से। रक्त अल्पता लिखा जाता है, रक्त की कमी लिखा जा सकता है, कैसे भी एग्जामिनर लिख सकता है, लेकिन अर्थ है वो सेम आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है भाई, बता दो। देखे क्वेश्चन है भाई, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? उस विटामिन का नाम बताना है जिससे रक्त अल्पता होती है, रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने, लेकिन बच्चों शेयर नहीं कर रहे भाई। 200 प्लस का टारगेट लेके आप लोगों के सामने आया हूं, और अगर आप एक एक बार वीडियो को शेयर करेंगे तो 200 प्लस का टारगेट भाई आज पूरा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी आपका विटामिन बी12 है, ऑप्शन सी आपका विटामिन सी, ऑप्शन डी आपका विटामिन डी। बताओ भाई, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो भाई। बी को लॉक कर दो गुरुजी, बिल्कुल सभी का बी आ रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी का बी आ रहा है, कई बार पूछा गया। बिल्कुल बी होगा, बी12 है। बी12 में क्या पाया जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ये चीज पता होना चाहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछ लिया गया क्वेश्चन। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, कोबाल्ट। अगर आपको पूछ ले कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो याद रखना बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और बी12 की कमी मतलब रक्त अल्पता, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है किस विटामिन के कारण? तो विटामिन बी12 के कारण। अगर आपको पूछ ले कि शरीर में रक्त की कमी क्यों हो जाती है, कोबाल्ट की कमी से हो जाती है या फिर बी12 की कमी से हो जाती है, दोनों एक ही चीज है भाई, दोनों चीजें पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखो
साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि जल की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। अब देखो जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थायी होती है, एक स्थायी होती है। जो अस्थायी कठोरता का अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन कि जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर कर सकते हैं, तो भाई पानी को उबाल के उसकी अस्थायी कठोरता है वो उसे दूर कर सकते हैं। पहली चीज ये पता होना चाहिए भाई, पूछा गया क्वेश्चन है तभी आप लोगों को बता रहा हूं, पूछा गया क्वेश्चन है तभी बता रहा हूं, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल माइंड में छाप लीजिएगा भाई क्वेश्चन। देखो अगर आपको पूछ ले कि जल की अस्थायी कठोरता, तो जल को जब उबालेंगे, पानी को जब उबालेंगे तो उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है कि स्थायी कठोरता, कौन सी कठोरता भाई? स्थायी कठोरता। जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसे दूर की जा सकती है। क्या उसमें सोडियम क्लोराइड से स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, जियोलाइट से की जा सकती है, कैल्शियम क्लोराइड से की जा सकती है, मैग्नीशियम सल्फेट से की जा सकती है। जो स्थायी कठोरता होती है पानी की उसे दूर किया जा सकता है भाई। किससे किया जाएगा बता दो, देखिए बता दो, देखिए फटाफट भाई, सभी के आंसर आने चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का, जो अपने भविष्य के प्रति अगर आप एकाग्र है, आपका लक्ष्य, आप सोच रहे हैं कि सर इस बार सिलेक्शन लेना है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ मेरे को लक्ष्य दिख रहा है, इस बार भर्ती होना है, जो ताने मार रहे हैं ना उनका मुंह बंद करना है, तो भाई 2 महीने पढ़ ले, 2 महीने पढ़ ले, 2 महीने भूल जाए एक बार दोस्तों को। दोस्त अपने आप आएंगे तेरे पास में, अपने आप आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। दोस्त है ना वो अपने आप आएंगे। आज जो आपके पास में आ रहे हैं वो आपका समय खराब कर रहे हैं। तब पता चलेगा जब आप अवरेज हो जाएंगे, आपकी एज निकल जाएगी, तब आपको इस बात का पता चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिव है, बिल्कुल वो सारे बच्चे इस बार भर्ती हो जाएंगे भाई, क्योंकि सारे रिक्रूटमेंट आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो एसएसजीडी में भर्ती हो जाएंगे। बच्ची भी वैकेंसी आप ही की है। अगर आप टारगेटेड है अपने लक्ष्य पर तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता भाई। ये चीज मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। फिर भी अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका दिमाग भटक रहा है, तो भाई जिंदगी भर भटकना पड़ेगा भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये समय फिर से नहीं मिलेगा। वैकेंसी आती रहेगी लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसियां नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय ही आपका निर्णय करेगा भाई। बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी होगा। देखो ए बता रहे वो गलत बता रहे हैं, ए बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखो बी हो जाएगा जियोलाइट या फिर रेनिन। ये दो चीजें याद रखना, जियोलाइट और रेनिन, इन दोनों का प्रयोग करके जो स्थायी कठोरता होती है जल की उसे हम दूर कर सकते हैं भाई। दोनों चीजों का पता होना चाहिए, दोनों चीजों का आपका पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ चुका आप लोगों के सामने। अब देखो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और कई तरीके से पूछ लिया गया। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? भारत का जो समुद्री रास्ता था वो सबसे पहले किसने खोजा था भाई? अगर आपको एग्जामिनर ऐसे भी कई बार पूछा है कि भारत का जो समुद्री रास्ता खोजा था वो वैज्ञानिक था, वो किस देश का था, ये भी पूछ लिया गया। उसका नाम भी पूछ लिया जाता है और सन भी पूछ लिया जाता है। 4 चीज आपको पता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा भाई, गलत नहीं होगा। बता दो, देखिए बता दो, देखिए फटाफट बता दो, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था भाई? ऑप्शन ए आपका वास्को डिगामा, ऑप्शन बी आपका कोलंबस ने, ऑप्शन सी आपका होपकिंस ने, ऑप्शन डी आपका मैगलन ने। सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने है भाई। जीके में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आता है उनको क्वेश्चन, उन्हें लगता है ना मैंने पढ़ा भी है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर बैठते। जीके का सबसे बड़ा यही तो भाई, ये सबसे मोटी चीज यही है। बता दो, देखिए बहुत अच्छी बात है। वास्को डिगामा आ रहा है भाई, काफी बच्चों का आ रहा है, सभी का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो वास्को डिगामा 1498, ये डेट भी याद रखना, ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? तो ये वास्को डिगामा ने ही खोजा था। कब? 1498 में वो पहली बार समुद्री रास्ते से भारत में आया था भाई। किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से भारत में आया था। अगर आपको पूछ ले वास्को डिगामा था ये किस देश का था, बच्चों ये याद रखना ये पुर्तगाली था। ये कहां से आया था? पुर्तगाली था। और ये क्या था? ये एक नाविक था। क्या था? ये एक नाविक था और ये भ्रमण करता हुआ नाव के जरिए 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री सीमा से भारत तक पहुंचा था। कब पहुंचा था?
था 1498 में, और तब से इसको नाम दे दिया गया कि भारत की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने की है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भाई। देखो इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारी चीजें मैं बता दिया हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया भाई पहले भी। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड है। अगला क्वेश्चन आ चुका भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने। अब देखो बोर्ड समितियों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और हिस्ट्री में सर ने आप लोगों को ये पढ़ा दी है। अगर बैच ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है वो सारे पढ़ाए गए। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा भाई, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं टारगेटेड हो जाओ, टारगेटेड तैयारी में लग जाओ। सारे ये बैच आप ही के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप बैच ज्वाइन करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बार मेरे पास में बच्चे कॉल करते हैं, सर कोई जुगाड़ है क्या, सिलेक्शन करवा दो, 5 लाख रुपए दे दूंगा सर, 10 लाख रुपए दे दूंगा। अरे भाई कहां 5 और 10 लाख के चक्कर में पड़ रहा है, 399 रुपए में नौकरी लग रही है, नौकरी लग रही है। अगर आपको नौकरी लगना है तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। फ्री में कोई नौकरी नहीं लगाएगा, पैसों से नौकरी नहीं लगता भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक मेहनत नहीं कर पाओगे तब तक नौकरी, भाई आप नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप पैसे देके भर्ती भी होगे तो भी आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, भर्ती फौज में नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बता दो, देखिए चौथी चतुर्थ कौन सी बौद्ध संगीति की बात हो रही है यहाँ पर हो रही है चतुर्थ बौद्ध संगीति की। किसकी हो रही है भाई, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की बात हो रही है। ये किसके शासन काल में हुआ था। अब देखो कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है, इसका अध्यक्ष कौन था, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भाई। क्वेश्चन क्या है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वो किसके शासन काल में हुआ था, उस राजा का नाम बता दो भाई। ऑप्शन ए आपका अशोक है, ऑप्शन बी आपका चंद्रगुप्त है, ऑप्शन सी आपका कनिष्क है, ऑप्शन डी आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। अभी भी काफी बच्चों का गलत आ रहा है भाई, और काफी बच्चों का सही भी आ रहा है। कुंडलग्राम बता रहा है कश्मीर, बहुत अच्छी बात है। देखो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ये कुंडग्राम में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुंडग्राम में। ये कुंडग्राम कहां पर पड़ता है, तो ये कश्मीर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है मेरे भाई, ये कश्मीर में पड़ता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डेट पूछ ले कि चतुर्थ बौद्ध संगीति है या सम्मेलन है वो कब हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है भाई। आगामी पीछे एग्जामों में बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है। बिल्कुल बताओ देखे, एक 120 140 क्या बता रहा भाई, कुषाण वंश कनिष्क। हाँ बिल्कुल सही है। कब की थी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वो कब हुआ था, सन अगर आपको पूछे 72 ईस्वी पूर्व कब हुआ था भाई, 72 483 बता रहे कुछ, 483 नहीं भाई। चौथी बौद्ध संगीति की बात हो रही है, 72 ईस्वी पूर्व हुआ था, 72 ईस्वी पूर्व है। अगर आपको पूछ ले इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन था भाई, अध्यक्ष का नाम भी आपको पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए। अध्यक्ष था इसका वसुमित्र। कौन था, वसुमित्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का, चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था, 72 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और ये कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कुंडग्राम कश्मीर में ये हुआ था भाई। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 72 ईस्वी पूर्व, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने आ चुका है। राष्ट्रीय जनगणना से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। पहली बार जनगणना कब हुई, भारत की पहली है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई जनगणना से रिलेटेड, तो ये सारे पता होने चाहिए। किसके शासनकाल में हुई, गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तभी मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं। और भाई सेशन को शेयर भी करते रहो बिल्कुल। 355 बिल्कुल सेशन को शेयर भी करते रहो, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला भाई। 200 प्लस का टारगेट है भाई, पूरा नहीं हो रहा। 200 प्लस का टारगेट पूरा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। क्वेश्चन बताओ देखें, राष्ट्रीय जनगणना का क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी, राष्ट्रीय जो जनगणना होती है, जनगणना कितने साल बाद में होती है, हर एक 10 साल बाद में होती है। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई, ऑप्शन है आपका 1872, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1891। बता दो देखिए फटाफट भाई, बिल्कुल बता दो देखिए फटाफट। बहुत अच्छी बात है भाई, सी आ रहा है काफी बच्चों का, काफी का बी आ रहा है, काफी का ए भी आ रहा है, लेकिन गलत काफी बता रहे हैं भाई, गलत काफी बता रहे हैं। लॉर्ड मेयो किसने बताया, बहुत अच्छी बात है, अशोक जाट, बिल्कुल जोधपुर वाले ने बिल्कुल सही बताया भाई। देखो राष्ट्रीय जनगणना है वो 1872 में भी, काफी बच्चे गलत दे रहे भाई। 1872 याद रखना। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। यहां पर जिस टाइम अगर आपको पूछ ले कि
पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? याद रखना, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। लॉर्ड मेयो 1872, याद रखना, लॉर्ड मेयो था भाई 1872 में। राष्ट्रीय जनगणना की बात आती है कि सबसे पहले राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? लॉर्ड मेयो को नाम याद रखना भाई, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई। बिल्कुल। अगर आपको पूछ ले कि भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? पहली संपूर्ण जनगणना 1881, याद रखना 1881 क्या भाई? संपूर्ण जनगणना हुई थी। संपूर्ण जनगणना की बात आती है, देखो क्वेश्चन कहीं भी तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। अगर आपको पूछ ले कि भारत में संपूर्ण जनगणना है वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1949, याद रखना, 1949 याद रखना। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत 1951, बिल्कुल। अब देखो 1881 में हुई थी, बहुत अच्छी बात, 1881 में हुई है संपूर्ण जनगणना हुई थी भाई। कब हुई थी? 1881 में। और पहली जनगणना की बात आती है तो ये हुई थी भाई 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आज के। अब देखो खरीफ की फसल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। खरीफ की फसल की कटाई कब होती है, चुबाई कब होती है, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने भाई, क्वेश्चन देख लीजिएगा। खरीफ फसल काटी जाती है, जो खरीफ की फसल, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर खरीफ की फसलें होती कौन सी है। अगर आपको पता है तो मक्का, चावल, बाजरा, ज्वार, ठीक है, उसके साथ ही मूंगफली, कपास, तिलहन, कुछ तिलहन फसलें भी होती है भाई, जैसे मोट होता है, जैसे कि ये और भी बहुत सारे होते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामिनर से पूछ सकता है। एग्जामिनर ने पूछा है कि खरीफ की फसल काटी जाती है किस महीने में काटी जाती है? तो ऑप्शन है आपका अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन बी आपका जनवरी फरवरी में, ऑप्शन सी आपका मार्च अप्रैल में, ऑप्शन डी आपका मई जून में। अब आप खुद बता सकते हैं कि जून जुलाई में मानसून आने के बाद में कौन सी फसलों की बुआई की जाती है और उनकी कटाई कब की जाती है? दीपावली के आसपास में उनकी कटाई की जाती है। तो बता दो भाई, सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए आ रहा है गुरुजी, ए होगा। बहुत अच्छी बात है, सभी का ए आ रहा है। देखो ये बात होती है, सभी किसान के बच्चे हैं, सभी का बिल्कुल ए आ रहा है, सभी को पता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर महीना, इस समय हम बिजी रहते हैं। बिजी पढ़ाई के साथ साथ में घर वालों के हाथ भी बटाना पड़ता है, काम भी, कई बाजरे की कटाई कर रहे हैं, कई मूंग उपाड़ रहे हैं, कई मूंगफली कटवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि आप काम करते हैं खेत में, तो आपको पता है कि हाँ अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल की कटवाई की जाती है। तो ये सारी चीजें, मक्का हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार, मूंगफली, कपास और तिलहन, ये सारी किसकी फसलें हैं भाई? खरीफ की फसल। अगर रबी की फसल पूछे तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, उसके साथ ही आपकी सरसों हो गई, ये सारी कौन सी है? रबी की फसलें। तो ये आपको पता होनी चाहिए भाई। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने आ चुका है। चंद्रमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है भाई, ये क्या है? पृथ्वी है। इसका एक चक्कर है, वो कितने दिन में लगाता है भाई? बता दो, देखे फटाफट। ये चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। और क्वेश्चन क्या पूछा है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? ऑप्शन है आपका 28 दिन में, ऑप्शन बी आपका 30 दिन में, ऑप्शन सी आपका 29 दिन में, ऑप्शन डी आपका 31 दिन में। पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और बिल्कुल शेयर भी करते रहो भाई साथ साथ में, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। 200 प्लस का टारगेट भाई लेके आप लोगों के सामने आया था, और 200 प्लस के ज्यादा दूर नहीं है भाई। आप ईमानदारी से एक बार लाइक और एक बार शेयर करेंगे तो 200 प्लस का टारगेट पूरा हो जाएगा। कल आप लोगों के लिए एक बड़ी मैराथन लगाएंगे, जितने भी ट्रेड में आपके क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे भाई। बड़ी मैराथन लगाएंगे क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। बिल्कुल बता दो, देखिए फटाफट भाई शेयर कर दो, बिल्कुल करो भाई, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ रहा है सभी का?
ए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 28 दिन होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है भाई। देखो 28 राइट आंसर होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, एक चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है मेरे भाई? तो ये 28 दिन का समय लेता है। 28 दिन में एक पूरा चक्कर है वो चंद्रमा पृथ्वी के कर लेता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है। जय हिंद गुरुजी, बिल्कुल जय हिंद भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने आ चुका है। सम्राट अशोक का नाम सभी ने सुना होगा बच्चों, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की और सम्राट अशोक का नाम उसने नहीं सुना है। देखो एक सम्राट अशोक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है भाई, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? उस वंश का नाम बताना भाई, उस वंश का नाम बताना है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इस क्वेश्चन से। सम्राट जो अशोक है वो किस वंश से रिलेटेड था भाई? अब सम्राट अशोक का नाम तो आप लोगों ने सुना है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन से वंश से था। बता दो, देखिए फटाफट भाई, बिल्कुल बता दो भाई। ऑप्शन ए आपका गुप्त वंश, ऑप्शन बी आपका गुप्त, ये भी गुप्त वंश 2 बार आ गया भाई। ऑप्शन सी आपका नंद वंश, ऑप्शन डी आपका सुंग वंश। बताओ देखिए, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? देखो ऑप्शन यहां पर भाई, एक ऑप्शन आपके टाइपिंग मिस्टेक हुई है, गुप्त वंश नहीं है। गुप्त वंश 2 बार आ चुका है, यहां पर मौर्य वंश है। कौन सा वंश है भाई? मौर्य वंश है, ये याद रखना। देखो ये 2 बार मिसफिट हो गई है, टाइपिस्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहां पर आपका बी है भाई, बी ऑप्शन में मौर्य वंश है। क्या है? मौर्य वंश। ऑप्शन ए में गुप्त वंश है, ऑप्शन बी में मौर्य वंश है, ऑप्शन सी आपका नंद वंश है, ऑप्शन डी आपका सुंग वंश है। बताओ भाई, सम्राट अशोक है वो किस वंश से संबंधित था? अब देखो ऑप्शन गलत आ गया, बच्चों ने आंसर भी देना गलत आंसर देना शुरू कर दिया भाई, गलत आंसर देना शुरू कर दिया। देखो काफी बच्चे ए बता रहे, अभी सही देने वालों की संख्या बहुत कम है। सही देने वाले एक काम करो सर, बता दो भाई क्या करे, बता दो फटाफट। इतना इजी क्वेश्चन, सम्राट अशोक का वंश का पता नहीं है भाई आप लोगों को, कैसे काम चलेगा? सम्राट अशोक बताओ। देखे अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं भाई। देखो राइट आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? बी, मौर्य वंश का था। कौन किस वंश का था? मौर्य वंश का था। अशोक है वो किस वंश का था? मौर्य वंश का। अगर आपको पूछ ले कि मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया भाई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य था भाई। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कम पूछेगा आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एग्जामिनर कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? संस्थापक का तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अंतिम शासक कौन था भाई? ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 का बता दो भाई। संस्थापक का सभी पता है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य है, बिल्कुल बता दो। देखें हाँ, अशोक चंद्रगुप्त का पुत्र था, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा हूं अंतिम शासक कौन था? अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो बृहदत्तर था। बृहदत्तर था, जो कि क्या था भाई? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, काफी बच्चे गलत कर देते। चंद्रगुप्त द्वितीय अगर ऑप्शन में आ गया, बहुत सारे बच्चे चंद्रगुप्त द्वितीय कर देते, लेकिन याद रखना मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य था, द्वितीय नहीं था। केवल चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में है, वही आपको करना है भाई। उसके साथ ही अंतिम जो शासक था वो था बृहदत्तर। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। वो बृहदत्तर मौर्य, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, जब कोई धातु होती है उसे हम गर्म करते हैं, तो उसका जो घनत्व होता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई धातु होती है, जब कोई धातु होती है, लोहे की हो, किसी की मान लो धातु होनी चाहिए भाई, जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? उसका घनत्व बढ़ जाता है, कोई अंतर नहीं होता, सी कम हो जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर साइंस नहीं पढ़ी है भाई तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ी है तो यहां पर पढ़ लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे बता दो फटाफट भाई। बिल्कुल सभी के आंसर आ जाने चाहिए भाई। और अभी भी आपको लग रहा है कि सर तैयारी वीक है और सिलेक्शन हर हाल में लेना है, घर वालों का सपना है सर, आसपास के लोग बोलने लग गए अब तो कि भाई क्या कर रहा है तू, मजे कर रहा है शहर में, तैयारी नहीं कर रहा, ऐसे कर रहा है। बाकी आप मेहनत कर रहे हो, मेरे को पता है, जिनका आंसर सही आ रहा है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेहनत आज आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, ये 2 महीने वाली जो मेहनत है, यही आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं टारगेटेड हो जाओ, वही चीजें पढ़ो जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है।
सिलेक्शन किन का होता है, जिसको पता चल जाता है कि क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी, वह सिलेक्शन ले लेता है भाई। क्योंकि सीमित समय में हम सीमित चीजें पढ़ सकते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बैच आप लोगों के लिए है, ये टारगेटेड बैच है। बार बार टारगेटेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें यही सारी चीजें पढ़ाई जाती है जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है। तभी तो 80+ का टारगेट ले रखे हैं भाई, एक एक बच्चे का डाउट क्लियर करते हैं भाई, कैसे भी हो बच्चे का 80+ का टारगेट पूरा हो जाए। इसलिए बता रहा हूं बैच ज्वाइन नहीं किया, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी सभी बैचों पर ऑफर चल रहा है और एक ही बैच से सभी ट्रेडमैन के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं भाई। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लो भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सी आ रहा भाई काफी बच्चों का, काफी का ए आ रहा है। अब देखो बहुत सारे बच्चे गलत भी बता रहे हैं, सी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, सी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सही बताने वालों की संख्या काफी कम है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कम हो जाता है। देखो याद रखना एग्जामिनर कैसे भी धातु की जगह अगर आपको लोहा दे दिया जाता है कि जब हम लोहे की धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा, तो भाई लोहा भी एक धातु है, क्या है, धातु है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और जब किसी भी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व उसका कम हो जाता है। याद रखना कोई सी भी धातु हो चाहे, अगर उसे गर्म करेंगे तो कम हो जाएगा भाई, उसका घनत्व कम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो और फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। साइंस का क्वेश्चन है भाई, साइंस से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। हमेशा जब खिलाड़ी वगैरह होते हैं तो बीच में कुछ न कुछ है, वाटर वगैरह कुछ लिक्विड वो अंदर पीते हैं, लिक्विड वगैरह कुछ है वो पीते हैं। आखिर तत्काल शक्ति, फटाफट वो एनर्जी पाना चाहते हैं कि मेरे में अंदर एनर्जी आ जाए। उस एनर्जी के लिए तत्काल शक्ति या तत्काल एनर्जी के लिए जो खिलाड़ी है वो किसका उपयोग करते हैं भाई, किस चीज का उपयोग करते हैं। क्या वो सुक्रोज लेते हैं, क्या वो विटामिन सी लेते हैं, क्या वो नमक लेते हैं, क्या वो दूध लेते हैं। तत्काल शक्ति के लिए, एनर्जी के लिए क्या लेते हैं भाई, बिल्कुल 200+ हो गए भाई सभी का, थैंक यू। बिल्कुल मेहनत करते रहो बच्चों, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन एक दिन मिल जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं। फटाफट एनर्जी चाहिए भाई मेरे को। अक्सर कई बार आप रेस वगैरह करने जाते हैं भाई, एक रेड बुल पी जाना काम बन जाएगा। तो रेड बुल क्या है, वो एक एनर्जी ड्रिंक है, वो भी क्या है, एक एनर्जी ड्रिंक है। जैसे ही आप पीते हैं तो आपको एक बार एनर्जी आती है, उससे एनर्जी ड्रिंक होती है, वो क्या होती है, एनर्जी ड्रिंक होती है। ऐसे ही इसमें पूछा गया कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं भाई। सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने बता दो भाई। ए आ रहा सभी का, देखो अभी काफी बच्चे सी बता रहे, नमक से कौन सी एनर्जी मिलती है मेरे भाई, नमक से कौन सी एनर्जी मिलती है। सी कैसे बता रहे हो, गलत बता रहे हो, सी कैसे बता रहे हो, गलत बता रहे हो भाई। राइट आंसर इसका ए होगा भाई, क्या होगा, ए होगा, सुक्रोज होगा। तो हमेशा तत्काल एनर्जी के लिए सुक्रोज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सुक्रोज क्या करता है, वो तत्काल आपको एनर्जी दे देता है। क्या करता है, तत्काल आप लोगों को एनर्जी देता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। चालुक्य शासक के बारे में पूछा गया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, नाम आपने सुना होगा भाई। अभी आपका हिस्ट्री में पढ़ाएंगे सर, अभी हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, मौर्य वंश चल रहा है, उसके बाद में आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। एक एक बच्चे का मैं बता रहा हूं, उससे बाहर आपको कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट सारी चीजें पढ़ा रहे हैं भाई। बिल्कुल बता दो भाई, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, किसको हराया था भाई। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। ऑप्शन ए आपका समुद्रगुप्त को हराया था, ऑप्शन बी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को हराया था, ऑप्शन सी आपका हर्षवर्धन को हराया था, ऑप्शन डी आपका धर्मपाल को हराया था। ये चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये दक्षिण भारत का शासक था भाई। सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए, ये दक्षिण भारत का शासक था। अगर आपको पूछ ले चालुक्य वंश का जो शासक पुलकेशिन द्वितीय था वो कहां का था, तो ये दक्षिण भारत का शासक था। अब देखो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा इसमें, किसको हराया था। सी आ रहा है काफी बच्चों का, काफी का बी आ रहा है। बी जो बता रहे वो बिल्कुल गलत बता रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं हराया था मेरे भाई। यहां पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था भाई हर्षवर्धन को। किसको हराया था, हर्षवर्धन को हरवाया था। हर्षवर्धन को क्यों हराया था, यह हर्षवर्धन उत्तर भारत का था और ये दक्षिण भारत में गया था। दक्षिण भारत में गया था, किसको, दक्षिण भारत को जीतने के लिए गया था। और दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक था वो बैठा था, और उस पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो इस हर्षवर्धन को हरा दिया था भाई इस युद्ध में। कौन सी नदी पर इनके युद्ध हुआ था, वो कौन सी नदी पर हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना भाई। देखो 618 ईस्वी में हराया था। कब हराया था, 618 ईस्वी में हराया था। कौन सी नदी पर हराया था, तो नर्मदा नदी याद रखना, नर्मदा नदी याद रखना। ये दक्षिण भारत में है भाई नर्मदा नदी, पता होना चाहिए इतनी चीजें। चालुक्य शासक बताओ भाई, बता दो, देखिए फटाफट। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था भाई, हर्षवर्धन ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने
किसे हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। कब हराया था? 618 ईस्वी में, 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर। ये किसको हराया था भाई? हर्षवर्धन है, उत्तर भारत का शासक था और दक्षिण भारत में शासन करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय बैठा था और उसने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध किया और युद्ध में हर्षवर्धन को हटा दिया और फिर हर्षवर्धन वापस उत्तर भारत में आ गया था। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। अब देखो, गेम से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अक्सर एग्जाम में गेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गेम किससे रिलेटेड? अब ये देखो, यहाँ पर कब से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, इस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन यहां पर है राइडर कप। क्या पूछा गया भाई? राइडर कप का पूछा गया। ये राइडर कप है, इसका संबंध किस खेल से, किस खेल में दिया जाता है भाई? राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? राइडर कप इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया, तभी मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊं। राइडर कप का संबंध है, राइडर कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, उस खेल का नाम बताना भाई। राइडर कप का संबंध किस खेल से है, उस खेल का नाम बताना है। ऑप्शन ए आपका फुटबॉल से, ऑप्शन बी आपका गोल्फ से, ऑप्शन सी आपका बैडमिंटन से, ऑप्शन डी आपका क्रिकेट से। राइडर कप का संबंध है, राइडर कप का जो संबंध है वो किस खेल के साथ में है, उस खेल का नाम बताना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का बता दो, देखे बता दो, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का बी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। देखो, गेम से रिलेटेड एक भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं है। बी को लॉक कर दो गुरुजी। बिल्कुल कर देते भाई, गोल्फ राइट आंसर हो जाएगा। ये राइडर कप का संबंध किससे भाई? गोल्फ से। किससे संबंध करता है? ये गोल्फ से संबंध करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 22 नंबर क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? भारत के संविधान में संघ, भारतीय संविधान में जो संघ शब्द है, संघ नाम का जो शब्द है, वो उसका प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछ लिया गया, बहुत बार पूछ लिया गया। अक्सर कहा जाता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, बोला जाता ना अक्सर। ये संघ जो शब्द है, ये जो संघ जो शब्द है, उसका प्रयोग है वो किस अनुच्छेद में किया जाता है, उस अनुच्छेद का नाम बताना भाई। बता दो, देखिए फटाफट। ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी आपका अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 112। बता दो भाई क्या होगा राइट आंसर, बता दो भाई, बता दो, देखिए फटाफट बता दो भाई। भारत के संविधान में जो संघ शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, संघ शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए। बताओ, देखिए बी बता रहे हैं काफी बच्चे, अनुच्छेद 24 बता रहे हैं, संदीप भगवान भूपेश चौधरी ए बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 24 बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 1 जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो अनुच्छेद 1 हमें क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या बोलता है मेरे भाई? भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर ही तो बना है भाई, राज्यों से मिलकर ही तो बना है ना। तो यहां पर आपको संघ शब्द का प्रयोग पूछा है, तो संघ शब्द का प्रयोग है वो अनुच्छेद 1 में हुआ है भाई, आर्टिकल 1 में हुआ है, आर्टिकल 1 में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना एग्जाम के लिए। आर्टिकल 1 है जो कहता है कि भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। और पूछा भी यही गया है कि जो संघ शब्द है उसका प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिनका 1 आया है बहुत अच्छी बात है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट करते भाई सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है, आयकर दिवस। आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे, इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस जिसे कहा जाता है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो दिवस में से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। बता दो, देखिए आयकर दिवस है वो कब मनाया जाता है? आयकर दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका 24 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका 25 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका 24 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन डी आपका 24 सितंबर को मनाया जाता है। भाई आयकर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल ए बता रहे काफी बच्चे, बहुत अच्छी बात है भाई। बी बता रहे कुछ बच्चे, ए को लॉक कर दो गुरु जी। कुछ बता रहे सर 24 सितंबर को लॉक कर दो। याद रखना भाई, डी बी और सी बता रहे गलत बता रहे। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 24 जुलाई को, 24 जुलाई को याद करना, 24 जुलाई 1860 को, 24 जुलाई 1860 को आयकर दिवस। देखो आयकर दिवस है वो सबसे पहले आयकर कब लागू किया गया था? 1860 में। उस दिन डेट क्या थी? 24 जुलाई थी।
उसी दिन से फिर हर साल क्या मनाया जाने लगा, क्या मनाया जाने लगा, आयकर दिवस मनाया जाने लगा। 1860 में आयकर सबसे पहले आय पे जो कर लगाया गया था वो 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था, और उसी 24 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाने लगा, आयकर दिवस मनाया जाने लगा। ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। यस सर जी, ए होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, हाल ही का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, फिल्म जगत में दिया जाता है। तो देखो दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की बात हो रही है मेरे भाई। किसकी बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था, किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया था। सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना भाई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, यहाँ पर 2022 के अवार्ड की बात हो रही है। किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है, शनि पर मंगल भारी, ऑप्शन बी आपका शेरशाह, ऑप्शन सी आपका कागज, ऑप्शन डी आपका जय भीम। बताओ भाई, बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किस फिल्म को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं भाई कितने बच्चों का आंसर सही आता है। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। अशोक जाट, सुनीता यादव, उमेश कुमार, विशाल, सुरजान, कल्पना, उर्मिला कुशवाहा, रिया सिंह, केएम, भूपेश, संदीप, सभी का आ रहा है। बिल्कुल सभी का आ जाना चाहिए भाई, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो जिनका गलत आ रहा है आगे से गलत नहीं होना चाहिए। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की बात करें, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया था वो शेरशाह मूवी को दिया गया था। कौन सी मूवी को दिया गया था, शेरशाह मूवी को दिया गया था। याद रखना भाई, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी मूवी को दिया गया था, शेरशाह। बी राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने आ चुका है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। राजस्थान वालों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को। ऑप्शन ए आपका हरियाणा, ऑप्शन बी आपका राजस्थान, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी आपका पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता दो देखिए फटाफट। गुरुजी आयकर क्या है भाई, आय पे, इनकम पे जो टैक्स लगता है वही आयकर होता है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है भाई। सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने, गलत बिल्कुल नहीं होना है। हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। फटाफट बता दो भाई, टारगेटेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। राजस्थान कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं भाई, राजस्थान कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। राजस्थान का क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन इसका राइट आंसर अभी तक एक भी बच्चे का सही नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूं, अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है भाई। एक भी बच्चे का, बिल्कुल मन्नू का बिल्कुल सही आंसर आया भाई, पायल का बिल्कुल सही आंसर आया है, बाकी सभी गलत कर रहे हैं भाई। सही गलत कर, रॉक्सी आर्मी राजस्थान में 19 जिले हुए थे, बिल्कुल बात यहां पर 7 जिलों की हो रही है, 7 नए जिलों की बात हो रही है, 19 जिलों की बात नहीं हो रही है मेरे भाई। 19 जिलों की बात होती तो मैं राजस्थान की बात करता, लेकिन यहां पर मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, यहां पर किसकी बात कर रहा हूं। देखो अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, हरियाणा बता रहे हैं भाई, हरियाणा वाले भी गलत बता रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो यह पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। अगर आपको पूछ ले कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है, अगर 7 की जगह 19 आ जाए तो क्या होगा, अगर 7 की जगह 19 आ जाए तो क्या होगा, तब राजस्थान हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, तब राजस्थान हो जाएगा। ये याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है भाई, 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो यहां पर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में केवल 7 नए जिले बनाए गए थे, लेकिन राजस्थान में एक साथ 19 नए जिले बनाए जा रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी ने बनाए, बिल्कुल भाई। यहां पर अशोक गहलोत की सरकार है भाई, कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने बनाए 19 जिलों की घोषणा कर दी है भाई राजस्थान में, एक साथ 19 जिले।
तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर 19 जिलों की बात होती है तो राजस्थान होगा, अगर 7 जिलों की बात होती है तो पश्चिम बंगाल होगा भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आज के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, तो फटाफट बता दो देखिए कितने कितने क्वेश्चन सही है। और अभी भी लग रहा है कि सर तैयारी वीक है, क्योंकि देखो सिलेक्शन अगर आपको लेना है मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जिनकी 3 चीजों पर, अगर 3 यहां पर सब्जेक्ट पर जिनकी पकड़ है, वो हर एक एग्जाम को क्रैक कर, चाहे किसी भी फोर्स का हो, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे एसएससी जीडी क्यों ना हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आरपीएफ हो, सभी एग्जाम क्रैक करेंगे। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको फोर्स में भर्ती होना है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन 3 चीज पर पकड़ करनी होगी। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इन बैचेज में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, 3 चीजों पर बेहतरीन आप लोगों की पकड़ करवाई जा रही है। हम चाहते हैं कि मैथ में बच्चे का 22 प्लस का टारगेट पूरा हो, इसीलिए वही सारी चीजें आपको बेसिक से एक बच्चे का कंसेप्ट तैयार करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप कम समय में बेहतरीन स्कोर कर ले। उसके साथ ही आपको सारी की सारी लाइव क्लासों के साथ में रिकॉर्डेड क्लास एप्लीकेशन पर रहती है, ताकि आप घर जाके रिवीजन कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको वीक है, जब आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, तो फिर से वो क्लास आप ले सकते हैं, आपके एप्लीकेशन पे रहती है। हर संडे को हम टेस्ट लेते हैं और उसमें जज करते हैं कि बच्चों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी चीज उनकी, कौन सा टॉपिक उनका वीक है, उसी टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करते हैं और उसी को लेकर चलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू में कोर्स ज्वाइन किया था, सर पहले टेस्ट की बात मैं आपको बता रहा हूं, 40-45 नंबर बन रहे थे, अभी उन्हीं बच्चों के तब बोल रहे थे सर 40 नंबर आ रहा है, क्या करें, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैंने कहा भाई तू पढ़ एक बार, अगले टेस्ट में देखना 55 आए, 60 आए, 70 आए, अभी उन्हीं बच्चों के 80 प्लस तक स्कोर जा रहा है। कल एक बच्चे ने कॉल करके बताया कि सर 92 क्वेश्चन सही है मेरे। अब राजस्थान का बच्चा था, 2 बार एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट लिस्ट में रहा था, पिछले बीएसएफ ट्रेडमैन इसमें रहा था, इस बार के बीएसएफ ट्रेडमैन में भी वो पास है। तो अगर आप तैयारी करेंगे आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन अकेले वर्दी बेस 2021 से हुआ है। टारगेटेड तैयारी थी, इसलिए एक बेच से इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी ट्रेडमैन और ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज ही बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल सिलेक्शन तक तैयारी करवाएंगे। जो भी बच्चे हमारे कोर्स से तैयारी करके रिटर्न पास करेंगे, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, जितने भी बच्चों के 18 प्लस का स्कोर गया है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत और कीजिएगा, आपका स्कोर है और अच्छा जाएगा भाई, और अच्छा जाएगा। ये 2 महीने का समय है, इसमें अगर आप टारगेटेड होकर तैयारी कर लेंगे, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। बीएसएसबी में भी होगा, सीआरपीएफ में भी होगा, सीआईएसएफ में भी होगा, बीएसएफ में भी होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर किसको ज्वाइन करूं, कौन सी फोर्स ज्वाइन करूं, एक साथ 3-3 में सिलेक्शन। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी टारगेटेड होकर आप तैयारी करेंगे और बेहतरीन आप लोगों की पकड़ हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई आप लोगों को। बिल्कुल दोस्तों, कल आप लोगों के लिए एक बड़ी मैराथन लगाई जाएगी, बड़ी मैराथन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें। शाम को 7:15 वाली ये क्लास रोज लगती है, मिस मत करना। मैथ की भी होती है, रीजनिंग की भी होती है, हिंदी की भी होती है, जीके की भी होती है। बाकी सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारी एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती है। बच्चों की जो कोर्स ले रखा है उनको पढ़ाते हैं, इसलिए दिन में समय नहीं मिल पाता है, और उन्हीं बच्चों के लिए प्रैक्टिस लेके आता है। जो बच्चा एप्लीकेशन में तैयारी करके फिर प्रैक्टिस देने आएगा, उसको खुद को पता चलेगा कि हाँ ये चीजें जो सर बता रहे हैं, जो पेपर सर लेके आए, क्वेश्चन लेके आए, वही सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब पढ़ोगे तो अपने आप स्कोर बढ़ने लग जाएगा भाई। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।